हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आगे सेकंड चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स का। हमने लास्ट रिलेटिव वेलोसिटी तक किया था। आज हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिकल टॉपिक है वैसे ये, लेकिन फिजिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, इसलिए हम जो है उसको हम स्टडी करते हैं वेक्टर्स को। तो वेक्टर के टाइप्स वगैरह इन सब के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। 3-4 दिन की क्लास होगी वेक्टर्स की, उसके बाद में कंप्लीट होगा। तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है हमारा फिजिक्स में, तो ध्यान से आपको ये टॉपिक्स करने हैं। ओके, तो टॉपिक है हमारा वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर से पहले हम थोड़ा सा, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, वो 2 टाइप्स की होती है। एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है ना। तो ऐसी जैसी क्वांटिटी आपके पास हो गई, क्या नाम है, मास है, ठीक है, और भी आपके पास डिस्टेंस है, जैसे स्पीड है, ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर, तो स्केलर क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ए फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज के डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, और भी काफ़ी सारी एटसेट्रा। तो ये सारी क्वांटिटीज जो हैं ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लियर। तो वेक्टर्स जो है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, क्या रीज़न है, क्यों हम इसका बारे में स्टडी करते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे करने वाले हैं। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, किसी भी वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, किस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से दिखाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो हम दिखाते हैं, कोई भी क्वांटिटी जो लिखते हैं उसके ऊपर हम एक एरो का सिंबल लगाते हैं। कोई भी जो वेक्टर है आपके पास, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो यूज करते हैं। एरो में एक स्ट्रेट लाइन जो आपके पास बताती है किसको, मैग्नीट्यूड को। जो क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको बताती है। और यहाँ एक हम लगाते हैं एरो, ये जो एरो है ये बताती है डायरेक्शन को। सॉरी, क्या नाम है, इसका आपके पास हो गया। तो मैग्नीट्यूड जो आपके पास एक कंप्लीट इस तरीके से हम एरो बनाते हैं, जिसमें जो लाइन है वो आपको मैग्नीट्यूड बताती है, और जो हमने आगे ये कैप लगाया है ये आपके पास किसको, डायरेक्शन को बताता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को। अब जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, मान लो 15 मीटर की एक डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे, तो ये ओरिजिन पॉइंट है, मान लो हमारे पास 1.3, ये पॉइंट आपके पास 5, 10,
15, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की। तो इसकी जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना है 15 मैग्नीट्यूड है। तो 15 मैग्नीट्यूड हमारे पास, तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। तो जो लाइन है आपकी वो कहाँ तक जाएगी 15 तक, यहाँ तक। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास, जो ओरिजिन से लेकर 15 जो आपके पास ये आई है, ये तो मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किसके अलोंग है एक्स एक्सिस पॉजिटिव। तो ये आपके पास एरो का जो यहाँ आप लगा दोगे इसमें, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 15 मीटर। तो ये आपका एक जो है वेक्टर हो गया। ठीक है, किसी भी कई बुक्स के अंदर जो है वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम जैसे आपने कोई भी एक वेक्टर है, मान लो सपोज करें हम फोर्स लिख रहे हैं, फोर्स। तो फोर्स के लिए जो नोटेशन होती है वो एफ होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके ऊपर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे एरो का सिंबल। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है मान लो, उसको लिखना है आपको। तो आप क्या करोगे, ए के ऊपर एक एरो। ये जो एरो है ये जिसके ऊपर लगी मिलेगी, तो मतलब वो जो क्वांटिटी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास ये हो गई। या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्या मिलेगा आपको, फोर्स है तो फोर्स को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। अगर किसी बुक के अंदर ऐसी नोटेशन भी मिल सकती है आपको वेक्टर्स की, कि जो फॉन्ट है आपका, ये आपने लिखा है अल्फ़ाबेट, इस अल्फ़ाबेट की जो मोटाई है थोड़ा बोल्ड अगर हम लिखते हैं इसको, तो भी ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ए है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड अक्षरों में लिखा मिलेगा, तो वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी ही लिखी होती है इस तरीके से। कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो है वेक्टर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दे देते हैं। तो आप एफ के ऊपर वेक्टर एरो लगाओ तो ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर एफ को हम बोल्ड बना दे तो ये। तो इस तरीके से ये जो है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये तो थोड़ा सा बेसिक आपके पास वेक्टर क्या है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्या है कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, काफ़ी सारे 10-12 पॉइंट्स हैं, तो 5-6 पॉइंट्स आज कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट करेंगे। तो सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर। तो सबसे पहला आपके पास है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है या वो पॉइंट कितना दूर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर। कैसे, जैसे देखो इसमें हमारे पास मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट से ये जो आपका पॉइंट है ये कितना दूर है, तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से इस पॉइंट तक हम खींचेंगे, और एरो का ये निशान यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका मान लो पी पॉइंट है, तो ओपी, तो ये जो है दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को, तो ओ पी जो है पोजीशन वेक्टर। ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर का, और पी इसका फाइनल एंडिंग पॉइंट है। तो ओपी जो है ये आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर, जो कि इस पॉइंट की पोजीशन को दिखा रहा है। तो ये पोजीशन को दिखाएगा और डायरेक्शन को। डायरेक्शन को कैसे, तो यहाँ आपके पास मान लो एक एंगल है थीटा, तो इसने ये जो आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट किस डायरेक्शन में है,
एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है और कितना इसका मैग्नीट्यूड है या जो उसकी पोजीशन है इस पॉइंट की ओरिजिन से। तो ये जो वेक्टर हमने यहाँ पे खींचा है, ये वेक्टर इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन। इसमें हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, देखो, एक ऐसा वेक्टर जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, ठीक है। तो ए पॉइंट की जो पोजीशन है उसके लिए हम वेक्टर खींचेंगे। तो ओरिजिन से ए पॉइंट की जो पोजीशन है, तो मान लो ये जो है पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से इस ए पॉइंट का। अब ए पॉइंट पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारा और वो मूव करना शुरू करता है और मूव करके वो ऑब्जेक्ट एक दूसरा पॉइंट है बी, उस बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, बी। तो बी की जो पोजीशन है ओरिजिन से वो हमारे पास ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो हम ए से बी की तरफ जो उसका मूवमेंट है, तो यहां पर हम एक वेक्टर दिखाएंगे ए टू बी। ये जो वेक्टर है दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और लिखते हैं कैसे, ए बी, ठीक है। तो ओ से ए ये जो वेक्टर है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और ये क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। क्लियर। तो ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है, उस डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर की है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, तो एक वेक्टर which has a starting point, एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। जैसे हमारे पास एग्जांपल मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेलोसिटी है, तो ये सब पोलर वेक्टर कैसे। अब जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट ही है, अब जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। तो ए जो है इस डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, इस वेक्टर का ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट आपका बी है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हो तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। क्लियर। और इसके बाद में फिर आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल, एक्सियल का मतलब एक्सिस की अलोंग। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेटिंग इफेक्ट
and act along axis of rotation। जैसे हमारे पास कोई भी सपोज करें हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, और ये किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। ये एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि एक प्लेन हमने लिया है, मान लो सपोज करें कार्डबोर्ड हमने लिया है, और इसके बीचों बीच हमने एक क्या किया है, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है जिसके अराउंड वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो है आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, वो आपके पास ये जो है इसके रोटेशन से आपको पता लगेगा, जिसके अंदर हम रोटेशन के अंदर यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। कि हमारे पास अगर इसका जो रोटेशन है, जैसे आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर आपका अंगूठा ऊपर की तरफ, इसका जो रोटेशन है वो कैसे होगा, इस तरीके से। तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें जो आपका एक्सियल वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर आपका अंगूठा है। तो अगर आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका जो रोटेशन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो आपके पास एक्सियल वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। तो ये आपका एक्सियल वेक्टर है, मतलब इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो आपका एक्सियल वेक्टर होगा वो क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। और अगर हमारे पास रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इस तरीके से, तो जो एक्सियल वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, इस तरीके से नीचे की तरफ। तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर आपका ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो एक्सियल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। तो एक्सियल वेक्टर, यहाँ जो रोटेशन है कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सियल वेक्टर होगा। तो कुछ बेसिक से चार डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी है। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, ये सब चीज़ें। तो आज के लिए आपको इतना करना है। तो ये 4 बेसिक स्टेटमेंट्स आपको लिखनी इसमें। तो पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को, पोलर वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक्सियल वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो जो एक्सियल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। इसके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो राइट हैंड स्क्रू रूल, जो हम आगे इस वेक्टर के अंदर ही पढ़ेंगे कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो एक्सियल वेक्टर जो है आपके पास क्या होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये 4 आपके पास वेक्टर के टाइप्स, इसमें आगे और भी टाइप्स हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।